डीडी हिमाचल के कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं महेश्वरी शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्या है आज के इस कार्यक्रम में विशेष, ये भी आपको बता देते हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है लहसुन की खेती में लगने वाले रोग व उनका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित है डॉक्टर मीनू गुप्ता, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है सब्जी विज्ञान विभाग नौणी सोलन में। मैम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लहसुन एक नकदी फसल होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भी भरपूर है। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि कंद वाली सब्जियों में लहसुन की हिमाचल में क्या स्थिति है और आप इसे किस प्रकार से देखती हैं। यदि हम हिमाचल प्रदेश में कंद वाली फसलों की बात करें तो मुख्यतः प्याज है और लहसुन है, लेकिन जैसे अभी कुछ समय से लहसुन की खेती में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये कंद फसलों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अन्य औषधीय गुण भी मौजूद हैं, जैसे कि एंटी डायबिटिक है, कार्डियोवास्कुलर है तथा अन्य गैस कम करने वाली तथा अन्य कई रोग प्रतिरोधी क्षमता इस फसल में है। जी, ये नकदी फसल होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भरपूर है। तो आपने ये बात की औषधीय गुणों की और इसकी क्या स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। तो मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसका उत्पादन हिमाचल में कितने क्षेत्र में होता है। हिमाचल प्रदेश का सवाल है तो लहसुन की खेती पिछले काफ़ी समय से बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, जो कि अन्यथा मुख्य नकदी फसलें थी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उनका जब वो पैदावार होती है तो कई बीमारियां उनमें लग जाती है, जबकि लहसुन का किसानों को अच्छा मूल्य प्राप्त हो रहा है। तो ये काफ़ी दूर तक, जैसे कि कई किसान जो है इसको लहसुन को तमिलनाडु तक भी भेज रहे हैं तथा देश से बाहर भी इनका निर्यात किया जा रहा है। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश में इसके एरिया की बात करें तो ये लगभग 5405.3 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी अभी खेती की जा रही है और इसका उत्पादन लगभग 1,08,000 मीट्रिक टन के लगभग प्राप्त हो रहा है। लेकिन और अगर सभी जिलों की बात करें तो सभी जिलों में लगभग इसकी खेती की जा रही है, लेकिन सिरमौर जिला उन सब में सबसे आगे है, क्योंकि जो वहाँ पे लहसुन पैदा हो रहा है उसमें ज़्यादा गुणवत्ता है तथा उसमें ज़्यादा औषधीय गुण है। तो उसकी जो डिमांड है वो पूरे प्रदेश में ही बहुत ज़्यादा है। सिरमौर जिला से। जी, ये अब तो बात की हमने इसके उत्पादन के क्षेत्र के बारे में। अब मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस्मों की अगर बातचीत की जाए तो इसकी कौन कौन सी अनुमोदित किस्में हैं। हिमाचल प्रदेश में जो लहसुन है उसको विश्वविद्यालय द्वारा चार किस्में अनुमोदित हैं, जिसमें सबसे पहले है लार्ज सेगमेंटेड, जिसकी फांकें बहुत बड़ी हैं और अधिक उपज देने वाली ये किस्म है। इसके अलावा सोलन सिलेक्शन 1 और GHC 1 है। जो सोलन सिलेक्शन है ये मध्यम फांकों वाली और सिलेक्शन 1 छोटी फांकों वाली किस्म है, जबकि जो GHC 1 है ये अधिक उपज देने के साथ साथ ये बहुत ही अधिक सुगंध देने वाली लहसुन की किस्म है। तो किसान अपने प्रयोग के हिसाब से या जिस गुण को ध्यान में रखते हुए वो लहसुन की खेती करना चाहता है तो उस हिसाब से किस्म का चयन कर सकता है। जी, ये तो बात की हमने किस्मों की। अब हम बात करेंगे कि इसका उचित समय क्या है, इसको लगाने का उचित समय जो है वो बताएं, जो फसल है जो इस पर निर्भर करती है। अगर हम उचित समय पर फसल को लगाएंगे तो क्या इसका उचित समय है। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि लहसुन की खेती हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में की जाती है। तो जो निचले क्षेत्र है, निचले पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें लहसुन अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, लेकिन यदि मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो हम सितंबर अक्टूबर में लहसुन की खेती शुरू करते हैं, बीज का रोपण करते हैं। और यदि उच्चे पर्वतीय क्षेत्रों की में जैसे किन्नौर, लाहौल स्पीति वगैरह, तो वहाँ पे इसकी खेती अप्रैल में मतलब बीजारोपण किया जाता है। जी, तो ये तो बात की हमने इसकी किस्मों की। अब इसकी जो बीज की मात्रा है उसका बहुत ज़रूरी है चयन करना, तो उसकी बीज की मात्रा कितनी रखनी चाहिए। लहसुन में जो बीज की मात्रा है ये लगभग 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 40 से 50 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से
बीज की मात्रा रहती है। जी, बीज को लगाने से पहले उसको उपचार करना बहुत आवश्यक है, तो उसको उपचार करने की विधि क्या है? बीज जो हम लहसुन का बीज जो है वो कलियां हैं। जी, जी। जब पूरा आपका कंद है उसमें से हम कलियों को अलग करके फिर हम बीज के रूप में उसे प्रयोग करते हैं। जी। तो जो कलियां हैं उनमें सबसे पहले महत्वपूर्ण तो ये है कि जो आपकी खराब हैं या जो रोगग्रस्त हैं उनको आप निकाल दें। जी, जी। निकाल के अलग कर दें और जी। जो स्वस्थ कलियां हैं उनका ही बीज के रूप में चयन करें। जी, जी। और जब आप उसको लगाने से पूर्व बीज का उपचार अवश्य करें। जी। तो एक दो फफूंदनाशक है, उसके अलावा जैसे ट्राइकोडर्मा है, उससे भी आप बीज का उपचार कर सकते हैं। उसमें आप ट्राइकोडर्मा हमारे विश्वविद्यालय द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं या बाजार में भी कई तरह से ये जैव फफूंदनाशक मिल जाते हैं आसानी से। तो उनको लेके उसका थोड़ी मात्रा में घोल बनाना है। तो मात्रा रहती है, अगर आप मिट्टी में डालेंगे तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो उसको आप भी मिट्टी में मिश्रित कर सकते हैं खाद के साथ। और यदि बीज का उपचार करें तो 5 से 6 किलोग्राम आप उसका घोल बना के उसमें बीज को डुबो के आधा घंटा और फिर उसका रोपण कर सकते हैं। जी, जी। तो ये तो बीज की मात्रा की। अब इसके लिए मिट्टी किस तरह की चाहिए होती है, मिट्टी के बारे में बताएं। मिट्टी जैसे सभी तरह की मिट्टी में लहसुन की आप खेती कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बोला क्योंकि ये सभी पर्वतीय क्षेत्रों में आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो मिट्टी, लेकिन जो आपकी अच्छी भुरभुरी मिट्टी है वो इसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। जी, जी। ये बात की हमने लहसुन के प्रकार की, किस्मों की, जलवायु की। अब हम बात करेंगे कि इसमें लगने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। देखिए, जब हम लहसुन की फसल की बात करते हैं तो कुछ रोग जो हैं पत्तों पे लगते हैं और कुछ मिट्टी के नीचे उसकी कंद को संक्रमित करते हैं। तो यदि हम पत्तों के ऊपर वाले भाग में जो कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं उनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा है पर्पल ब्लॉच और स्टेम फाइलियम, रस्ट और डाउनी मिल्ड्यू। तो यदि हम पर्पल ब्लॉच की बात करते हैं तो इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अंगनी रंग के धब्बे जो वो आपकी जो तना है उसके ऊपर बन जाते हैं, चाहे वो सीड स्टॉक है या आपका पत्ता है। मतलब उसके ऊपर पहले वो शुरू में छोटे रंग के धब्बे बनते हैं, सफ़ेद पानी से भरे होते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते हैं उनमें बैंगनी रंग का कलर पैदा हो जाता है और उसके जो किनारे हैं वो काले रंग की बीज बन जाते हैं जो फफूंद के बीज होते हैं, क्योंकि एक ऑल्टरनेरिया नामक फफूंद से रोग होता है। जी, तो इसके नियंत्रण के लिए क्या किया जाए? यदि हम इस रोग के नियंत्रण की बात करें तो उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि इसके लिए कैसा वातावरण चाहिए जिसमें ये बीमारी पनपती है। तो इसके लिए जो नमी ज़्यादा चाहिए और तापमान कम चाहिए। तो यदि नमी बहुत ज़्यादा है तो तापमान कम में भी ये बीमारी ज़्यादा आती है। जैसे कि आपका 8 डिग्री है लगभग तापमान है, 8 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो आपको अधिक ज़्यादा टाइम के लिए नमी चाहिए जैसे कि 15 घंटे। लेकिन यदि तापमान आपका 10 से 25 डिग्री सेल्सियस है तो आपकी नमी थोड़ी कम भी होगी तो ये रोग मतलब पनप जाता है। जी। एक तो ये इसमें, दूसरा ये कि यदि पत्तों का हवा का प्रवाह फसल में नहीं होगा तो बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर नियंत्रण की बात करें तो इसका और दूसरा रोग जो जिसकी हम बात करने वाले हैं स्टेम फाइलियम, लीफ ब्लाइट या पत्ता झुलसा, वो दोनों में एक तरह से आते हैं कि यदि हवा का प्रवाह कम होगा, नमी ज़्यादा होगी, तापमान कम होगा तो ये दोनों बीमारियां आने की संभावना पत्तों में ज़्यादा होती है। और दूसरा ये है कि ये बीमारियां जब जैसे मार्च अप्रैल में जब फसल पकने की ओर अग्रसर होती है और तापमान तो ज़्यादा होता है लेकिन साथ में बारिश शुरू हो जाती है तो ये बीमारियां दोनों ज़्यादा आती हैं। और यदि पत्तों पे और पहले से ही कोई फसल कमज़ोर है या उसमें कुछ उनके किसी और बीमारी का प्रकोप हो जाएगा तो ये बीमारियां दोनों ज़्यादा पत्तों को हानि पहुंचाती हैं। तो इसके दोनों बीमारियों के नियंत्रण के लिए ये आवश्यक है कि आप स्वस्थ कलियों का प्रयोग करें और हवा का प्रवाह ठीक रहे ताकि उसके लिए आपकी पौधे से पौधे की दूरी उचित हो। और उसके अतिरिक्त ये आवश्यक है कि नमी ज़्यादा वहाँ इकट्ठी
ना हो पाए। जी। तो अगर नमी ज़्यादा नहीं होगी तो आपकी बीमारी आने की संभावना कम हो जाएगी। जी जी मैम, ये तो हमने बात की पर्पल ब्लॉच और पत्ता झुलसा रोग के बारे में। तो इनके पत्तों पर अन्य कौन कौन से और रोग हैं जो पाए जाते हैं? इसके अलावा जो पत्तों पे ज़्यादा बीमारी आती है लहसुन में, वो है रस्ट और डाउनी मिल्ड्यू। अब यदि हम इन दोनों की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू जहाँ नमी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नमी है, यानी कि 99% या 100%, और तापमान भी थोड़ा ज़्यादा है, और रात को पूरी रात बारिश होने के बाद पत्तों के ऊपर नमी की पूरी परत यदि या गीलापन जो है वो है, तो ये बीमारी ज़्यादा आती है, डाउनी मिल्ड्यू। अब इन दोनों में ये फ़र्क है कि जो रस्ट है उसमें ऑरेंज कलर के पत्ते, धब्बे, छोटे छोटे धब्बे पत्तों के ऊपर बन जाते हैं, जबकि डाउनी मिल्ड्यू में अंडाकार या बेलनाकार पीली धारियां शुरू में बनती हैं, जो कि पूरे फफूंद की वृद्धि उन पे होके पूरे पत्ते को ढक देती है और पत्ते मुरझा जाते हैं, और थोड़े समय में पूरी की पूरी फसल आपकी नष्ट हो जाती है। जी जी, ये तो बात की पत्तों पे लगने वाले रोगों के बारे में। अब आप बताएं कि कंद में कौन कौन से रोग लगते हैं? देखिए, कंद में अगर हम कंद की बीमारियों की बात करें तो लहसुन में बीमारी आएगी या तो मिट्टी से या बीज से। तो मिट्टी परीक्षण कराना भी आवश्यक है? जी, मिट्टी परीक्षण तो आपका आवश्यक है ही। उसके अतिरिक्त यदि आप एक ही फसल को बार बार, या जैसे कि प्याज है या लहसुन है, उसी को बार बार एक ही खेत में बार बार लगाते रहेंगे, तो यदि इस वर्ष थोड़ी सी बीमारी आएगी, अगले साल दोबारा आप वहीं पे ही लहसुन या प्याज लगाएंगे, तो उसमें बीजाणु मिट्टी में जीवित रहते हैं, क्योंकि ये बीजाणु 5 से 7 साल तक जीवित रहते हैं। तो अगर बार बार आप वहीं पे ही वही फसल लगाते रहेंगे तो आपकी बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। तो कंद जो रोग हैं उनमें एक है बेसल रॉट या कंद सड़न, दूसरा है वाइट रॉट या सफेद सड़न। तो दोनों में ये अंतर है कि जो कंद सड़न, यदि आप ऊपर से देखेंगे तो बीच में येलो पैच दिखाई देगा, जैसे पूरी आपकी पूरी हरी फसल है, तो बीच में पैचेस में ये रोग जो मिट्टी से पैदा होते हैं उनमें पैच येलो कलर का बीच में आपको दिखाई देगा। फिर यदि आप उसको कंद को बाहर निकालेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये बेसल रॉट है या वाइट सड़न है। बेसल रॉट में आप देख सकते हैं कि जो उसके नीचे, जब आप उसको बीज से काटेंगे तो बीज से जो उसकी जहां से जड़ें निकलती हैं वहां पे पूरा वो भूरे रंग का हो जाता है, जबकि वाइट रॉट में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, जो कि इस फफूंद के स्क्लेरोशिया है, जो मिट्टी में कई वर्षों तक, जैसा मैं बता चुकी हूँ, कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, और इनका आकार इतनी आसानी से आप इसे पहचान नहीं पाते, लेकिन इनका आकार पोपी के जो बीज हैं उनके आकार के जितना होता है, तो मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, और ये मिट्टी में कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। हाँ जी। तो इसके लिए आपने कहा कि एक ही फसल को बार बार लगाने से ये रोग आता है, तो इसके लिए फसल चक्र अपनाना आवश्यक है? बिल्कुल, जो फसल चक्र है वो 3 से 5 वर्ष का आप अवश्य दोहराएं, अपनाएं, और उसके कारण ही आप इस रोग को विशेषतः रोक सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया कि ट्राइकोडर्मा जो कि जैव फफूंदनाशक है, उनको आप मिट्टी में मिला देंगे तो उससे भी, क्योंकि वो इस जो फफूंद है उसको मिट्टी में पनपने से रोकता है, क्योंकि वो हमारे मित्र फफूंद हैं, तभी हमने जैव फफूंदनाशक बोलते हैं। तो ये विश्वविद्यालय द्वारा भी एक जैव फफूंदनाशक जो कि ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोवीर के नाम से विश्वविद्यालय से भी आप ले सकते हैं, और अन्यथा बाजार में भी कई नामों से ये उपलब्ध है। तो इसका प्रयोग कैसे करना है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। तो ट्राइकोडर्मा को यदि आपने मिट्टी में मिलाना है तो उससे पहले आप इसको खाद में मिला दें, जो आपकी गली सड़ी गोबर की खाद है, तो थोड़ा सा 1 किलो या 2 किलो या 5 किलो लगभग आप खाद ले लें और उसमें ट्राइकोडर्मा मिला दें। उसके अलावा इसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला दें और इसको गीले कपड़े से आप 1-2 दिन के लिए ढक दें। तो 1-2 दिन बाद आप देखेंगे कि इस जो ट्राइकोडर्मा आपने मिलाया है, इसके सफेद जो स्पोर्स हैं वो पूरे के पूरे गोबर की खाद पे आ जाएंगे। तो जब वो आपका 5 किलो का ढेर है, जब उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी या जो भी ट्राइकोडर्मा आपने मिलाया है वो पूरी तरह से उसको ढक दिया, फिर जो आपने खाद, गोबर की खाद जो आपने खेत में मिलानी है उसमें आप उस खाद को मिलाएंगे तो आपका ट्राइकोडर्मा भी साथ में ही
मिट्टी में मिल जाएगा और ये जब बीमारी आने की संभावना है तो उसको ये कम करता है। जी जी। तो अब आप बताएं कि लहसुन में जो विषाणु रोग हैं वो कौन कौन से हैं और वो क्या हैं? विषाणु रोग 2-3 तरह से के विषाणु रोग लहसुन में आते हैं, जो कि पत्ते पे या तो धारियां बनाते हैं या उसका आकार कम कर देते हैं। तो जैसे कि लीक स्ट्राइप वायरस या अनियन येलो ड्वार्फ वायरस, तो ये मुख्यतः जो पौधे का आकार वो कम रह जाता है, उसके पत्तों पे पीलापन और हरे रंग की धारियां बन जाती हैं, जिससे कि उसमें क्योंकि पत्ते में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता ढंग से, तो उसका जो कंद का आकार है वो भी छोटा रह जाता है। जी। ये रोग एक पौधे से दूसरे पौधे में कैसे फैलता है? वैसे तो इसको फैलने के लिए 2 मुख्य साधन है। एक है अगर आपका रोगग्रस्त कली है, यानी कि विषाणु जो है आपकी कली के अंदर ही मौजूद है, तो जब आप उसको लगाएंगे तो बीमारी आ जाएगी। दूसरा है कुछ कीड़े जैसे कि तेला या माइट, तो तेले में जैसे माइजस परसिकी है और कुछ अन्य एफिड्स की किस्में हैं जो कि इन विषाणु रोगों को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलने में सहायता करती है। जी, तो अब इसमें जो सिंचाई है और खरपतवार नियंत्रण है वो कब और कैसे किया जाना चाहिए लहसुन में? जहाँ तक सिंचाई की बात है तो 2 से 3 सिंचाई इस लहसुन की फसल में काफ़ी होती है। हालांकि जो पूरी फसल है वो 28 से 30 सप्ताह में पूरी की पूरी फसल आपकी तैयार हो जाती है, जब आपने लगाई है तब से लेके और जब हम हार्वेस्ट करते हैं तब तक। जी। तो इसमें खाद और उर्वरकों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है लहसुन में, तो ये किस तरह से दिए जाने चाहिए? जब आप भूमि की तैयारी करते हैं तो उसी वक्त आपकी जो गोबर की खाद है वो लगभग आप 50 किलोग्राम प्रति बीघा मिट्टी में मिला दें। उसके अलावा कैन है 20 किलोग्राम प्रति बीघा, और जो आपकी म्यूरेट ऑफ पोटाश है वो 30 किलोग्राम प्रति बीघा, और जो आपकी MOP है वो आप 30 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से मिट्टी में। ये जो आपकी कैन है, जो नाइट्रोजन की मात्रा है, ये आप 2 भागों में स्प्लिट करके मिलाते हैं। आधी आप जब आप खेत तैयार कर रहे हैं और आधी आप 1 महीने के बाद मिट्टी में मिलाते हैं। जी। तो ये जो इसकी उपज है कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है? जो लहसुन की फसल है वो लगभग 28 से 30 सप्ताह में तैयार हो जाती है। जैसे यदि आप अक्टूबर नवंबर में लगा रहे हैं तो अप्रैल मई में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो लगभग 28 से 30 सप्ताह का समय ये फसल लेती है। जी। तो इसके कंदों की जो खुदाई है वो कब और कैसे करें? जैसे ही उसके ऊपर के पत्ते जो हैं वो टॉपल डाउन हो जाते हैं, यानी कि वो नीचे को लुढ़क जाते हैं, तो समझ जाइए कि फसल आपकी पककर तैयार हो गई है। तो उसके बाद आप इसकी खुदाई कर सकते हैं। तो पत्तों का रंग भी डिफरेंट हो जाता है जब ये पककर पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं और एक तरफ को लुढ़क जाते हैं। तो ये इसका लक्षण है जब फसल पककर तैयार होगी। तो इसकी खुदाई किस तरह से की जाए कंदों की? वो तो जैसे आपको खिलना या जो हल्का इंस्ट्रूमेंट कोई भी इम्प्लीमेंट आप लेके उससे लहसुन की खुदाई कर सकते हैं। जी। अब बात आती है भंडारण की। तो इसके कंदों के भंडारण किस तरह से किया जाना चाहिए और उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे आप लहसुन की जब हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो उसको उसके जो पत्ते हैं और जो कंद है उसको अलग नहीं करते, तो हम उसको कुछ टाइम के लिए क्योरिंग के लिए रखते हैं, यानी कि वो फसल में से नमी पूरी तरह से निकल जाए ताकि बीमारियों की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो जो पत्ते हैं उसको आपस में छोटे छोटे गांठों के रूप में हम बांध देते हैं और उसको ही कुछ दिनों के लिए हम रखते हैं बाहर, ताकि ऐसी जगह पे रखते हैं जो हवादार हो, जहाँ हवा लगती रहे और तापमान भी ठीक हो, मतलब ना तो बहुत कम हो ना ही बहुत ज़्यादा हो। तो उससे ये जब पूरी तरह से इसको क्योरिंग बोलते हैं लहसुन की, तो जब क्योरिंग हो जाती है उसके बाद ही हम पत्तों को अलग करते हैं। जी। एक सफ़ेद सड़न रोग आता है, वो क्या है और उसकी रोकथाम किस तरह से की जा सकती है? तो सफ़ेद सड़न जैसे मैंने बताया कि ये छोटे छोटे बीजाणु इसके बन जाते हैं और वो मिट्टी में कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो यदि किसी और तरह से हम इसका उपचार नहीं कर पा रहे हैं तो एक सबसे सरल उपाय है कि आप फ्लडिंग कर दें, यानी कि यदि खेत में पानी को आप रोकेंगे
तो जो इसके बीजाणु हैं वो मिट्टी में जीवित रहते हैं, तो वो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण वो मर जाते हैं। तो जब आप फसल लगाएं तो उससे भी इसका उपचार हो जाता है। उसके अलावा फसल चक्र जो आप यदि जैसे धान है या मक्की है या अन्य फसलें यदि आप लगाते हैं तो उससे भी इस बीमारी को आप रोक सकते हैं। फसल चक्र अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसकी बात की कि अलग अलग क्षेत्रों में पूरे हिमाचल प्रदेश में लहसुन को हम लगा सकते हैं, तो इसके लहसुन के लगाने का जो आजकल किसान व्यस्त हैं लगाने में, तो उसमें कौन कौन सी सस्य क्रियाएं की जा रही हैं? उसमें जैसा सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि जो आप बीज का चयन कर रहे हैं वो स्वस्थ हो और वो रोग मुक्त हो। तो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी बीज का चयन है, और जहाँ से आप लेके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से विषाणु रोग हैं, तो बीज सर्टिफाइड होना चाहिए कि जिस जगह से आप बीज ले रहे हैं वो आपको सही बीज उपलब्ध करवा रहे हैं, तो ही आप बीज का वह चयन करें। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि बीमारी आने की संभावनाएं दो जगह से है, यदि बीज और दूसरा मिट्टी। तो बीज मिट्टी में आप सही ढंग से उपचार करते हैं तो भी आप मिट्टी का उपचार, यदि जैसे आप फसल से पहले फ्लडिंग कर सकते हैं या फसल चक्र अपना सकते हैं, तो उससे आपकी बीमारी आने की संभावनाएं कम हो जाती है। जी, तो मिट्टी परीक्षण जो है वो किस तरह से किया जाना चाहिए जो बीमारियां ना आए? बीमारियों, जो भी बीमारियां हैं, यदि पोषक तत्व ठीक नहीं है मिट्टी में तो कोई ना कोई बीमारी आने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो उसके अलावा आपकी फसल ज़्यादा अच्छी पैदावार देगी यदि आपकी मिट्टी की उर्वरा क्षमता अच्छी है, तो उसके लिए मिट्टी का उपचार बहुत ही आवश्यक है। तो मिट्टी के उपचार के लिए आप जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पे फ्री में आपके मिट्टी का उपचार किया जाता है। उसके अलावा जो कृषि विभाग हैं वहाँ उनकी जो लेबोरेटरीज हैं वो भी फ्री में मिट्टी का उपचार करते हैं, तो आप उनसे भी कंसल्ट करके अपना जो मिट्टी का सैंपल है उनको भिजवा सकते हैं, तथा वो आपको बताएंगे यदि नाइट्रोजन की कितनी मात्रा की आवश्यकता है या म्यूरेट ऑफ पोटाश या कैन या जो भी पोषक तत्व की कमी है, वो आपको पूरा समाधान बताएंगे कि ये आपने न्यूट्रिएंट इतनी मात्रा में मिट्टी में मिलाना है, तो उससे आपका जो उपजाऊ है क्षमता वो मिट्टी की बढ़ेगी और आपकी फसल की पैदावार ज़्यादा अच्छी होगी। जी, जिन क्षेत्रों में लहसुन की फसल लग चुकी है, तो जो आपने पर्पल ब्लॉच रोग के बारे में बताया, तो वो कौन सी अवस्था में आता है लहसुन में? पर्पल ब्लॉच मार्च अप्रैल में, जबकि आपकी फसल पकने की अवस्था की ओर अग्रसर हो जाती है, तब ये आता है। जहाँ जब पत्तों की ग्रोथ पूरी हो गई तो वहाँ या तो कोई और फफूंद है या फसल आपकी कमज़ोर है, जहाँ उसमें इतनी बीमारियों को सहने की क्षमता नहीं है, तो ये बीमारी ज़्यादा आती है। तो किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें तो वो अपने फसल में इस रोग को आने ना दें। तो इसके कारण क्या है आने के? यही कि यदि फसल कमज़ोर है, उसमें किसी और मतलब उसमें ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो कोई ना कोई और बीमारी उसमें ऑलरेडी है, या जैसे आपका जो कंद जो आपने लगाया वो कमज़ोर है या वो बीमारी से ग्रस्त था, तो फिर आपकी दूसरी पत्तों के ऊपर बीमारी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसमें पर्पल ब्लॉच और स्टेम फाइलियम पत्ता झुलसा दोनों ही प्रमुख हैं। तो पत्ता झुलसा भी फसल तैयार होने के समय ही आता है या उससे पहले? नहीं, जैसा मैंने बताया मार्च अप्रैल के बाद, जबकि फसल पकने मतलब आपका कंद जो है बड़ा होना शुरू हो जाता है, पत्तों की ग्रोथ पूरी हो गई है, फसल उग चुकी है, उस वक्त ये बीमारी ज़्यादा आती है। जी, किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें ताकि अपनी फसलों को वो बचा सके रोगों में आने से। तो आपने ये मिट्टी परीक्षण बताया, तो सैंपल की बात की, तो सैंपल किस तरह से लिया जाना चाहिए? सैंपल किस तरह से लिया जाए, इसके लिए आप जो विशेषज्ञ हैं उनसे यदि संपर्क करें तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। लेकिन जो मिट्टी का सैंपल है वो खेत के अलग अलग भागों से लेना है, फिर उसका एक और अलग अलग डेप्थ से, यानी कि 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद उसका एक कंपोजिट सैंपल आप बना के फिर ही लेबोरेटरी में परीक्षण के लिए भेजें, तो वो सही ढंग से आपका मिट्टी की उर्वरा क्षमता को, आपके जो उसमें पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा को बता पाएगा। जी, अगर किसान भाइयों ने आपके यूनिवर्सिटी से पूछना है, फ़ोन नंबर आपका कोई हेल्पलाइन नंबर है जो आप बताएंगे किसान भाइयों के लिए?
जी ज़रूर। किसान भाइयों के लिए हेल्पलाइन नंबर है, एक तो नंबर है जिस पे वो कभी भी कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 0-17-92-426 जी और इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है जो कि 1800-180 और 1551। जी तो ये टोल फ्री नंबर है, इस पे कभी भी किसान भाई विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं तथा उनकी लहसुन से संबंधित या किसी अन्य फसल से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसका उचित समाधान विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाएगा। जी जी मैम, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, आज हमने बात की लहसुन में लगने वाले रोगों के बारे में और उसके उपचार के बारे में। आशा करते हैं आप हमारी इस जानकारी से अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। इसी उम्मीद के साथ अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।